दोस्तों, जब मिशन सिंदूर की जिम्मेदारी दी गई मेजर गौरव राजपूत को, जो भारतीय सेना में अपनी बहादुरी और सूझबूझ के लिए पहचाने जाते हैं। मिशन सिंदूर के तहत मेजर गौरव को पाकिस्तान भेजा गया, वो भी एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक फकीर के वेश में। दिल्ली के एक गुप्त सैन्य बेस में उन्हें विस्तार से ब्रीफिंग दी गई। तस्वीरें, संभावित लोकेशंस और दुश्मनों की गतिविधियों की पूरी जानकारी उन्हें सौंपी गई। गौरव को यह भी सिखाया गया कि उन्हें कैसे बोलना है, कैसे चलना है और कैसे एक फकीर की तरह खुद को पूरी तरह से ढालना है ताकि उनकी असली पहचान कभी उजागर ना हो। और उसी रात वो विशेष मार्ग से पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गए। दोस्तों, उनका वेश एक फकीर जैसा था, फटी हुई पोशाक, सिर पर जटाझूट, हाथ में लकड़ी की छड़ी। उन्हें अब बस एक सुराग चाहिए था, एक चेहरा, एक आवाज जो उन्हें उस दरिंदे तक ले जाए जिसने पहलगाम में नरसंहार किया था। लेकिन मिशन की शुरुआत आसान नहीं थी। गौरव कई दिनों तक पाकिस्तान की गलियों में भटकते रहे, भूखे प्यासे मगर अड़िग। वो मंदिरों और दरगाहों के पास बैठते, आम लोगों से मिलते, हर जगह से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते। ये उनकी धैर्य, संकल्प और सूझबूझ की परीक्षा थी। उनकी तलाश जारी थी, क्योंकि उन्हें उस हैवान तक पहुंचना था जो अब पाकिस्तान में रंगीन रातें बिताकर अपने अपराध को भूल चुका था। पाकिस्तान में एक फकीर के वेश में घूमते हुए मेजर गौरव राजपूत हर चेहरे को ध्यान से देखते हुए अपना काम कर रहे थे। वो दरअसल लोगों से दुआएं मांगने की आड़ में अपना असली मिशन, दुश्मन की पहचान और जानकारी एकत्र करना, चुपचाप अंजाम दे रहे थे। एक दिन किस्मत ने उनका साथ दिया जब उन्होंने एक पुराने बाजार के कोने पर बैठे हुए उस दरिंदे का चेहरा पहचान लिया जिसकी तस्वीर उन्हें मिशन से पहले दिखाई गई थी। वह आदमी एक कार में बैठता है और कार बाजार से निकलकर एक संकरी गली में मुड़ जाती है। गौरव बिना कोई हड़बड़ी दिखाए पूरी सतर्कता के साथ पीछा करते हैं। कार तेज थी, लेकिन गौरव ने अपनी सेना की ट्रेनिंग के बल पर 15 किलोमीटर तक लगातार दौड़ लगाई, बिना रुके, क्योंकि मेजर दिमाग में केवल एक ही लक्ष्य था, उस दरिंदे को पकड़ना। दोस्तों, कार से उतरती हैं 5 औरतें। उनमें से 2 महिलाएं चारों ओर नजर दौड़ाती हैं, जैसे कि पीछा किए जाने का अंदेशा हो। फिर सभी वापस गाड़ी में बैठ जाती हैं और कार अब जंगल की ओर बढ़ जाती है। गौरव को इस पूरे घटनाक्रम में कुछ गहरा संदेह हुआ। इन औरतों के पीछे जरूर कोई राज है। कार लगभग 5 किलोमीटर और अंदर जाकर एक सुनसान इलाके में रुकती है। वहां एक पुराना घर था। मेजर गौरव की नजरें लगातार उस मकान पर टिकी थीं। हर छोटी बड़ी हलचल उनके दिमाग में दर्ज हो रही थी। सुबह होते ही गौरव ने अपने फकीर वाले वेश को और अधिक प्रामाणिक बना लिया। उन्होंने अपनी दाढ़ी में मिट्टी लगाई, कपड़ों पर पानी के छींटे मारे और लकड़ी की छड़ी लेकर सीधे उस घर की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ऊंची आवाज में कहना शुरू किया, अल्लाह सब देखता है बेटा, भूखे को खिलाने वाले पर रहमत बरसती है। ये सुनते ही घर के अंदर हलचल मच गई। थोड़ी देर बाद एक महिला बाहर निकली और गौरव को तीखी नजरों से देखती हुई बोली कि यह जगह फालतू फकीरों के लिए नहीं है। मेजर गौरव राजपूत ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया कि वह जंगल में रहने वाला एक साधारण फकीर है जो पिछले 50 साल से अल्लाह की इबादत कर रहा है। फिर गौरव ने धीरे धीरे अपनी बातों में कुछ ऐसी जानकारियां जोड़ी जो उसे मिशन के दौरान मिली थी, जैसे उस औरत के गांव का नाम, उसकी मां की बीमारी और कुछ और निजी बातें। ये सब बातें सुनकर महिला के चेहरे पर आश्चर्य और शक की मिलीजुली प्रतिक्रिया उभरने लगी। गौरव ने अपने अभिनय और सूझबूझ से पहला कदम दुश्मनों के भीतर तक रखने की शुरुआत कर दी थी। अब खेल में असली मोड़ आने वाला था। शबीना के सुझाव पर आतंकी की बीवी ने घर के भीतर मौजूद सभी को बताया कि एक बाबा आया है जो उसकी मां के पुराने जानकार हैं। उसने आग्रह किया कि बाबा को 2 दिन के लिए घर में ठहरने दिया जाए, नहीं तो अल्लाह का कोप पड़ेगा। आतंकी ने थोड़ी देर सोचने के बाद अनुमति दे दी, लेकिन सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सबकी खैर नहीं। इस तरह मेजर गौरव उस घर के भीतर दाखिल हो गए जहां से आतंकी नेटवर्क की सारी गतिविधियां संचालित होती थीं। अब गौरव को हर गतिविधि पर नजर रखनी थी। कौन आता है, कौन जाता है, आतंकी किससे मिलता है, हर छोटी बड़ी बात को वो अपनी स्मृति में दर्ज कर रहे थे। रात को जब सब सो गए, गौरव चुपचाप उस कमरे की ओर बढ़े जहां आतंकी था। दरवाजा थोड़ा खुला था। भीतर झांकने पर उन्होंने देखा कि आतंकी अपनी 5 पत्नियों के साथ अश्लील हरकतों में लिप्त था। दोस्तों, यह दृश्य विचलित कर देने वाला था, लेकिन गौरव के लिए एक बड़ी जानकारी का स्रोत भी बना। उन्हें समझ आ गया कि इस दरिंदे की सबसे बड़ी कमजोरी यही औरतें हैं। दोस्तों, घर के भीतर का माहौल अजीब था। 5 औरतें आपस में बहुत कम बात करती थीं, लेकिन उनकी निगाहें लगातार गौरव पर टिकी रहती थीं। गौरव समझ गए थे कि उन महिलाओं को उन पर शक है, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था।
ये संदेह ही गौरव की सबसे बड़ी ताकत बन गया। दोस्तों, धीरे धीरे मेजर साहब ने औरतों से संवाद शुरू किया। कभी किसी की दादी की बीमारी का जिक्र तो कभी किसी बच्चे पर नजर उतारने की सलाह। गौरव की हर बात में एक जादू था, मानो वो सच में कोई पारलौकिक शक्ति लिए हुए हों। उनका वजूद अब इस घर में अपरिचित नहीं रहा। 2 दिन की अनुमति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और वो घर का हिस्सा बनते जा रहे थे। गौरव ने विशेष ध्यान दिया कि 5 औरतें एक अजीब रिश्ते में बंधी थीं। उनमें से एक सबसे छोटी और सबसे शांत लड़की गौरव से नजर मिलाते ही निगाहें झुका लेती थी। उसका नाम था शबीना। एक रात जब सब सो रहे थे, शबीना गौरव के पास आई। उसकी आंखों में बेचैनी थी, लेकिन एक संयम भी था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि वह इस घर में मजबूरी में रह रही है, जैसे बाकी सभी औरतें। वह बोली कि वह आदमी जो इस घर का मालिक है, उन्हें इंसान नहीं बल्कि वस्तु समझता है। दोस्तों, मेजर साहब के भीतर जैसे एक चिंगारी सुलग उठी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह न्याय के रास्ते पर उनके साथ चल सकती है, एक ऐसा रास्ता जो न सिर्फ उसे बल्कि और भी कई बेबस औरतों को मुक्ति दिला सकता है। शबीना कुछ देर चुप रही और फिर बोली, अगर तुम मुझे यहां से आजाद कर सकते हो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ बता सकती हूं जो तुम जानना चाहते हो। इसके बाद के कई दिनों में गौरव और शबीना के बीच बातचीत गहराने लगी। धीरे धीरे शबीना ने गौरव पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उसे एहसास हो गया कि यह फकीर कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक गहरे रहस्य और उद्देश्य से भरा हुआ योद्धा है। और फिर एक रात जब सब सो गए थे, शबीना गौरव के कमरे में आई और बोली, मुझे आपसे लगाव हो गया है, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां मिशन और भावना दोनों का टकराव होने वाला था। गौरव ने जब शबीना की आंखों में सच्चाई देखी तो मुस्कुराते हुए कहा, तू सिर्फ लगाव नहीं, विश्वास कर। मैं तुझे वहां ले चलूंगा जहां तेरे आंसुओं की कीमत समझी जाती है। अब शबीना पूरी तरह गौरव के विश्वास में आ चुकी थी। उसने एक ऐसा खुलासा किया जिससे मिशन की गंभीरता और अधिक बढ़ गई। उसने बताया कि जिस बेसमेंट में गौरव ठहरे हुए हैं वो सिर्फ एक कड़ी है। असली नेटवर्क पाकिस्तान के 3 शहरों में फैला हुआ है, इस्लामाबाद, कोटली और लाहौर। इन स्थानों पर बड़े पैमाने पर कुछ योजनाएं बनाई जा रही थीं जो भारत के लिए एक बड़े संकट का संकेत थीं। दोस्तों, ये सब सुनकर मेजर साहब भीतर से हिल गए, लेकिन चेहरे पर कोई शिकस्त नहीं आने दिया। उन्होंने शबीना से कहा कि अब वक्त आ गया है इस जाल को खत्म करने का, लेकिन बेहद सावधानी के साथ। गौरव ने एक विशेष कूट भाषा में सभी सूचनाएं भारतीय सेना को भेजनी शुरू की। स्थान के नक्शे, आने जाने के रास्ते, सुरक्षा व्यवस्था और दुश्मनों के हाव भाव तक हर जानकारी बारीकी से दर्ज कर सेना तक पहुंचाई गई। एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, शबीना ने बताया कि 2 दिन बाद सियालकोट में एक अहम बैठक होने वाली है जहां पूरे नेटवर्क के बड़े चेहरे एकत्रित होंगे। गौरव ने तय कर लिया, अब और इंतजार नहीं। उन्होंने अंतिम संदेश भेजा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब वे सिर्फ एक फकीर नहीं थे, वो न्याय का चेहरा बन चुके थे, एक ऐसा चेहरा जिसे दुश्मन पहचान नहीं पा रहे थे और जो उनकी जड़ों को चुपचाप काट रहा था। भारतीय सेना को गौरव से जो जानकारी मिली थी वह साधारण नहीं थी। यह पूरे आतंकी नेटवर्क की जड़ें उखाड़ने का ब्लूप्रिंट था, और वह भी तब जब दुश्मन अपनी सबसे खतरनाक योजना की ओर बढ़ रहा था। अब देरी की कोई गुंजाइश नहीं थी। निर्णय लिया गया, 3 ठिकानों पर एक ही रात हमला किया जाएगा। मिशन को नाम मिला ऑपरेशन सिंदूर। तीनों सेनाएं जल, थल और वायु तत्काल सक्रिय कर दी गईं। दिल्ली में शीर्ष कमांडरों की बैठक आधी रात तक चलती रही। रणनीति साफ थी, एक भी चूक इस पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। सेना प्रमुख ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह सिर्फ जवाब नहीं, ये चेतावनी है। पहलगाम के आंसू अब हमारी ताकत बन चुके हैं। इधर गौरव अभी भी उसी बेसमेंट में मौजूद थे। उन्हें पता था कि भारतीय सेना अब किसी भी क्षण कार्यवाही शुरू कर सकती है। उन्होंने शबीना को इशारों में बता दिया था कि अब बहुत कम समय बचा है। अगर वो बाहर निकलना चाहती है तो यह रात ही आखिरी मौका है। शबीना ने बाकी औरतों से बात की। पहली बार सभी एक स्वर में सहमत हुई। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे एक एक कर घर से बाहर निकला जाए। गौरव ने निर्देश दिया, जैसे ही पहली आवाज सुनो तैयार हो जाना, कोई पीछे नहीं हटेगा। रात के 1 बजे सीमा पर हलचल शुरू हो चुकी थी। आकाश में लड़ाकू विमानों का शोर गूंजने लगा, एक ऐसा शोर जो दुश्मनों के लिए कोहराम था। वायुसेना ने पहले निशाने को ध्वस्त किया, थल सेना ने सीमा पर घेरेबंदी की और सियालकोट में जल सेना के विशेष दस्ते तैनात हो गए। तीनों सेनाओं ने एक साथ हमला किया, जिससे दुश्मनों को सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। उधर उसी घर में जहां मेजर गौरव मौजूद थे, अचानक धमाकों की आवाज गूंजने लगी। आतंकी हड़बड़ाकर बाहर आया, आसमान की ओर देखा,
हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और फिर भारतीय कमांडो जमीन पर उतरते दिखाई दिए। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह चिल्लाया, मेरी बीवियां ले जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अब कोई सौदेबाजी नहीं होनी थी। कमांडो यूनिट ने बैसमेंट को पूरी तरह घेर लिया। बाकी सभी महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिनमें शबीना भी थी। जाते जाते उसने गौरव को देखा और सिर झुका लिया। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि यह साधारण फकीर नहीं, एक राष्ट्र के न्याय का प्रहरी था। ऑपरेशन सिंदूर की निर्णायक सफलता के बाद गौरव ने अंतिम बार पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने अपने कोड वाक्य में सेना को संदेश भेजा। मिशन पूरा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर सफल। दोस्तों, यह केवल एक मिशन की समाप्ति नहीं थी, यह एक पूरे विचारधारा पर करारा प्रहार था। भारतीय सेना ने न केवल आतंक के अड्डों को नष्ट किया, बल्कि उन ठिकानों की सोच, अहंकार और नफरत से भरी मानसिकता को भी बिखेर कर रख दिया। अब वे स्थान जो भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे थे, मानचित्र पर भी ढूंढे नहीं जा सकते। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो भारत के वीर सपूतों के लिए 2 शब्द अवश्य कहें। और अगर आप अपने देश के सैनिकों का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं नीरज कुमार फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।